बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीज़ा 360 के साथ मैं हूं सैफुल्लाह चीमा। लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी कनाडा इमिग्रेशन के हवाले से और उसके अंदर हम लोगों ने जो था सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोग्राम उसको डिस्कस किया था। लेकिन आज की जो वीडियो है ये उससे थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि आज हम लोग बात करने जा रहे हैं तुर्की के हवाले से। पिछले एक साल के अंदर जो है तकरीबन पूरी दुनिया ही जो है कोविड की वजह से हिल के रह गई थी और बड़ी हद तक जो है अभी भी जो वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस है मुख्तलिफ कंट्रीज़ के हवाले से वो जारी है, जिसमें अभी तक यूरोप बंद है, यूके बंद है, यूके के अंदर लॉकडाउन जो है वो चल रहा है, यूरोप के अंदर कंप्लीट लॉकडाउन है, कनाडा ने अभी तक अपने बॉर्डर नहीं खोले, इवन यूएस के लिए भी उन्होंने अपने बॉर्डर जो है वो क्लोज किए हुए हैं। यूएस जो है वो काफ़ी हद तक जो है उनकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो बंद हैं, लेकिन ऑलरेडी जिनके पास वीज़ा थे तो उनको कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ जो है वो अमेरिका जाने की इजाज़त दी जा रही है। इसी तरह से हमारा जो सबसे बड़ा जो टूरिज़्म का सेक्टर था वो थाईलैंड, मलेशिया, हांगकांग वगैरह उनको भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया और मलेशिया जो है उसने तो आइंदा मज़ीद 3 महीनों के लिए जो है मुकम्मल तौर पर हर तरह की सफरी जो पाबंदियाँ वो आयद कर दी गई हैं। इसी तरह जापान जो है अगरचे वहाँ पर जुलाई के अंदर जो है ओलंपिक्स होने जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है उन्होंने जापान के अंदर रिस्ट्रिक्शंस आयद की हैं। वहाँ पर जो है टोक्यो और इस तरह से जो प्रीफिचोर हैं जो उनके सूबे हैं वहाँ पर पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं और जो इंटरनेशनल ट्रैवल है वो तो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। तो ऐसे हालात के अंदर इस वक्त दुनिया के अंदर सिर्फ एक वाहिद मुल्क जो बचता है जहाँ पर जो टूरिज्म के हवाले से काम हो रहा है या जिनकी वीज़ा पॉलिसी अभी तक जो है उस हद तक सख्त नहीं हुई या उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस आयद नहीं किए हैं, वो है तुर्की। तुर्की को इस वक्त जो है टूरिज्म के हवाले से बहुत ही जो शानदार मुल्क गिना जा रहा है। अगरचे टूरिज्म वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन पूरी दुनिया बंद होने की वजह से तमाम का जो टूरिज्म का दबाव है वो तुर्की की जानिब बढ़ा हुआ है। तो तुर्की के हवाले से इस वक्त मार्केट के अंदर मुख्तलिफ जो कंसल्टेंट हैं वो बहुत ज़्यादा चार्जेस जो हैं वो वसूल कर रहे हैं। इवन इसकी फ़ाइल जो है तैयार करने के हवाले से उन्हें बहुत हद तक जो है लोगों को पैसे पे करने पड़ रहे हैं। लेकिन आज की वीडियो जो है आपको इस हद तक काबिल बना देगी कि आप जो तुर्की का विजिट वीज़ा है वो अपने तौर पर खुद अप्लाई कर सके। इसका पूरा प्रोसीजर जो है आइंदा पूरी वीडियो के अंदर हम लोग बताएंगे कि किस तरह कहाँ आपने क्या क्या डिटेल्स डालनी है और आखिर तक जो है वीज़ा प्रोसेस क्या करना है, इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड हैं और मैक्सिमम जो आपका खर्चा इसमें आएगा वो बमुश्किल 20 से 22 हज़ार जो है वो तकरीबन बनता है जो आपने पे करने हैं। लेकिन एजेंट्स जो हैं इनके तकरीबन 35, 40 और 50 हज़ार तक जो फीस हैं वो चार्ज कर रहे हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि इसका तरीकाकार क्या है और कैसे आप अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। जी सबसे पहले हम लोग राइट साइड पे टॉप राइट पे अनआइडेंटिफाइड यहाँ पर एक बटन है जहाँ से हम लोग अपने जो है इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे। इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पर जो है आगे वीज़ा प्रोसेस जो है उसको स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले जो नेशनैलिटी है वो पाकिस्तान उसने खुद दी हुई है। इसके साथ ही हम लोग यहाँ पर जो है पासपोर्ट का उसने पूछा है, हम लोग इसके अंदर ऑर्डिनरी पासपोर्ट देंगे क्योंकि हमारा पासपोर्ट ऑर्डिनरी है। इसी तरह हम लोगों ने ये एक फ़र्जी सा जो पासपोर्ट नंबर है वो दिया है। टाइप ऑफ वीज़ा जो है टूरिस्ट बिजनेस पर्सन, क्योंकि इसकी कैटेगरी सेम जो है वो एक ही है, वो हम लोगों ने की है। लेकिन आगे उसने डिफ़ाइन किया कि आप बिज़नेस, कॉन्फ्रेंस, मीटिंग, सेमिनार किस में जाना चाह रहे हैं, तो हम लोग उसके अंदर टूरिस्ट वीज़ा जो है उसको हम लोगों ने किया है। इसके बाद सिंगल एंट्री हम लोग जो है वो रिक्वायर्ड है हमारे लिए, वो करेंगे। कंट्री पाकिस्तान है। अब यहाँ पर ये है कि मिशन आपका कौन सा है, आप इस्लामाबाद एम्बेसी में जमा करवाना चाहते हैं, कौंसलेट कराची में करवाना चाहते हैं या लाहौर कौंसलेट के अंदर करना चाहते हैं। तो इसमें यह है कि गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के जो लोग हैं वो अमूमी तौर पर इस्लामाबाद करते हैं, लेकिन लाहौर के अंदर चूँकि कुछ अर्सा से कौंसलेट काम शुरू कर दिया है तो लाहौर कौंसलेट में भी लाहौर वाले जो एप्लीकेशन है वो जमा करवा सकते हैं। जबकि जो कराची कौंसलेट है ये सिंध और बलूचिस्तान को देखता है, लेकिन यहाँ पर जो है मैं इस्लामाबाद कौंसलेट को करूँगा क्योंकि हम लोग जो है मेरा ताल्लुक लाहौर से है तो मैं इस्लामाबाद कौंसलेट जो है उसको प्रेफर करूँगा। इसके बाद यहाँ पर मैंने इसका चेक किया है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको मैंने एक्सेप्ट किया, तो मैंने उसको सेव करके आगे चल पड़ा हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि उसने मुझे कहा है कि यू आर एलिजिबल फॉर ई वीज़ा, यू कैन गेट योर वीज़ा विदाउट फाइलिंग आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। कि मतलब मैं पाकिस्तान उन ममालिक के अंदर शामिल है जो ई वीज़ा जो है वो उसको हासिल कर सकते हैं। उसके अंदर इसकी जो डिटेल्स है वो दी है, तकरीबन 100 के करीब कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनको ई वीज़ा की सहूलत दी गई है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ कि ई वीज़ा के लिए ज़रूरी है कि अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो उस सूरत में आपके पास यूके, यूरोप या यूएस का वीज़ा होना चाहिए, वैलिड वीज़ा होगा। उस सूरत में आप ई वीज़ा जो है वो निकाल सकते हैं और उसकी फ़ीस भी तकरीबन 10 हज़ार के करीब है। इसके बाद हम लोगों ने, चूँकि हमारे पास ये सारे वीज़े नहीं और हम लोग स्टिकर वीज़ा जो है वो लेना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू ऑनलाइन फॉर्म करेंगे। ये उसके अंदर उसने उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो दे दी हैं, मैंने उसको एग्री किया और एग्री करने के बाद यहाँ पर जो है वो चलना शुरू हो गया। अब यहाँ पे मैं फ़र्ज़ करें कोई भी नाम लिखता हूँ कि जी मैं वीज़ा जो है अप्लाई करना चाह रहा हूँ। इसी तरह यहाँ पर मैं इसके अंदर डिटेल्स दे रहा हूँ। मेरे पास
ये सारी की सारी डिटेल्स ऐसी हैं जो मैं फ़र्ज़ी जो है इसके अंदर पुट कर रहा हूँ। इसी तरह प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर लिखी, जहाँ पे भी आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर ये चीज़ लिखी हुई होगी। मैरिटल स्टेटस हम लोगों ने लिखा, ये मैंने जो है वो उसकी कोई भी हम लोगों ने फ़र्ज़ी जो डेट ऑफ बर्थ है वो उसके अंदर मैंने कर दी। यहाँ पर आपने अपने फादर नेम लिखना है, इसी तरह मदर नेम लिखना है। यहाँ कुछ भी जो है ना हम लोग इसके अंदर लिखेंगे। इसी तरह हम लोगों ने यहाँ पर ऑक्यूपेशन लिखना है कि ऑक्यूपेशन क्या है। कोई भी आप जिसमें एग्रीकल्चर है, बिजनेस है, इसी तरह इंजीनियर्स हैं, एजुकेशन है, ड्राइवर्स हैं, हेल्थ केयर स्टाफ है, प्रेस है, अदर्स में जो भी बाकी जो इसके अंदर शामिल नहीं हैं वो आ जाते हैं। मैं लीगल प्रोफेशन इसके अंदर लिखता हूँ। यहाँ पे आपने देना है अपना जो है ईमेल आईडी हम लोग देंगे, तो उससे ये होगा कि आपने यहाँ पर एक कोड जो है वो जनरेट होगा। वो कोड आपने जो है इसके अंदर जब पुट करेंगे तो उस सूरत में आप जो अपनी वीज़ा एप्लीकेशन है उसको आगे बढ़ा सकेंगे। मैंने यहाँ पे ये सारी डिटेल्स दी, इसको प्रोसीड किया। तो प्रोसीड करने के बाद जो है उसने चूँकि कैप्चा जो था उसके अंदर इशू आया है, तो उस सूरत में मैंने दोबारा से उसको लिखा, सेव एंड प्रोसीड किया। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद जो है आप देखेंगे इसके अंदर के ये उसमें थोड़ा सा उसको वैलिडेट करने के हवाले से टाइम लेगा। ये यहाँ पर देखिए उन्हें मुझे एक मैसेज आया कि जी कोड जो है मेरी इस ईमेल आईडी पे जो है वो सेंड कर दिया गया है। इसका तकरीबन 10 मिनट का दौरानिया होता है। 10 मिनट के अंदर अंदर आपने वो कोड जो है अपनी ईमेल से उस सिस्टम के अंदर जाके वहाँ पर करना होता है। ये आपने देखा होगा, ये रेफरेंस कोड है, बोल्ड लेटर्स के अंदर जो है इसको लिखा हुआ है। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, मैं उधर लेके गया, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद जो ही मैं कन्फर्म एंड प्रोसीड करूँगा तो उस सूरत में मेरी जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो बाकायदा तौर पर अब यहाँ पर शुरू हो जाएगी। आप देखें यहाँ पे मैं अपना एड्रेस लिखूँगा, कोड सिटी, ये मैंने पर्सनल एड्रेस लिखना है। इसके अलावा ये करंट एम्प्लॉयर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंफॉर्मेशन जो है, अगर मैं स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट की सूरत में मुझे इदारे का नाम, एड्रेस, सिटी और उसके टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी देना होगा। लेकिन अगर मैं कहीं पे जॉब करता हूं तो मैं जो भी जॉब कर रहा हूं वो मैं यहाँ पर लिखूंगा। इन केस कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपकी कोई शॉप है, वर्कशॉप है, या आप अपना कोई काम करते हैं, या लॉयर हैं, ऐसी जॉब जिसमें आप अपना कमाते हैं और अपना करते हैं, तो उस सूरत में आप यहाँ पर अपने शॉप का नाम, बिजनेस का नाम, कंपनी का नाम, उसका एड्रेस, इसी तरह से सिटी और दूसरी चीज़ें जो है वो यहाँ पर जो है वो देंगे। हम लोगों ने जो है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन उसके अंदर जब दी, उसके बाद हमारे पास चौथी ऑप्शन आ जाती है ट्रैवल इन्फॉर्मेशन। ट्रैवल इन्फॉर्मेशन के अंदर हमारा पासपोर्ट नंबर ऑलरेडी इसके अंदर ऐड है, क्योंकि हम लोगों ने जब अपना लॉगिन क्रिएट किया था उस सूरत में हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो किया था, ऐड किया था। इसी तरह अब यहाँ पर जो है वो हम सब लोगों से वीज़ा जो पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन वो मांगेगा। इसमें पासपोर्ट इशू डेट जो है वो बताई जाएगी। इसके अलावा इसमें जो है ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो है एक्सपायरी, वो हम लोगों ने जो है हमारा एक्सपायरी नहीं है, हमारे पास वैलिड है, तो वैलिड की सूरत में हम लोग जो हैं वो उसकी डिटेल्स देंगे कि वो कब तक हमारे पास वैलिड है। इसके अलावा इशूइंग अथॉरिटी कौन है, तो चूँकि पाकिस्तान से हम लोगों ने पासपोर्ट है, इसी तरह जिस कंट्री का भी आपका है वो करेंगे। इसके बाद हम लोग जाएंगे ट्रैवल हिस्ट्री के अंदर। अब आप एक चीज़ देखेंगे, ट्रैवल हिस्ट्री के अंदर येस नो के क्वेश्चंस हैं। ये ऑलमोस्ट सारे के सारे नो हैं। ये इसमें बेसिक तौर पर पूछा जाता है कि आप तुर्की में पहले कभी वीज़ा लिया कि नहीं लिया। अगर लिया तो उसकी डिटेल जस्ट डेट दे देंगे कि कब कब ट्रैवल किया था। इसी तरह कभी वर्क परमिट तो नहीं लिया, ओवर स्टे तो नहीं हुई है, आपके खिलाफ कोई केस तो नहीं है, मामला, मतलब ये सारी चीज़ें इसके अंदर देंगे। उसके बाद जो डिटेल्स हैं ट्रैवल हैं वो हम लोगों ने कर दी कि हमारा मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, हम लोग बाई एयर जा रहे हैं, ड्यूरेशन ऑफ स्टे क्या है, हम लोग फ़र्ज़ के 5 दिन रखना है या 10 दिन रुकना है। इसके अलावा हमारे पास जो एयरपोर्ट है जहाँ पर हम लोगों ने लैंड करना है वो कौन सा है वो यहाँ पर लिखेंगे। इसके अलावा जो हम लोग कब वहाँ पर जा रहे हैं, डेट लैंड की क्या है, यहाँ पर हमारी जो है वो होटल्स की एड्रेस आ जाएगा, होटल डिटेल्स हम लोग दे देंगे कि कहाँ पर है, सिटी जिसमें हम लोगों ने जाना है वो हम लोग मेंशन करेंगे, उनका टेलीफोन नंबर और पोस्ट कोड वगैरह। इसके अलावा हमारे पास ट्रैवल इंश्योरेंस है कि नहीं, हमारे पास जो है इसके लिए ट्रैवल इंश्योरेंस होनी ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है कि आप तुर्की का वीज़ा ट्रैवल इंश्योरेंस के बगैर जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। हम लोग आम तौर पर बहुत सी वेबसाइट हैं जहाँ पर ऑनलाइन जाकर आप ट्रैवल इंश्योरेंस जो है तकरीबन 1400-1500 रुपये में ख़रीद सकते हैं। अब वो पूछ रहा है कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, तो नॉर्मली एक्सपायरी डेट वही होनी चाहिए जब आप वहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं और आपकी वापसी है। तो हम लोगों ने 5 दिन का, जो आपने यहाँ पर देखा कि 5 दिन का मैंने जो है उन्हें ट्रैवल प्लान दिया था कि हम लोग 5 दिन वहाँ पर स्टे करेंगे। तो जो इंश्योरेंस होती है वो 7 दिन, 14 दिन और इस तरह से ऑनवर्ड आगे बढ़ती रहती है। तो मैं उसे जो है डेट ऑफ एक्सपायरी अगर दे रहा हूँ, मैं 12 तारीख को वहाँ पर जो है कर रहा हूँ और 17 तक रह रहा हूँ, लेकिन मेरी जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो डेफिनेटली जो है वो 19 तक होगी।
क्योंकि मैंने एक हफ्ते करनी। इसके अलावा एक्सपेंस कौन कवर कर रहा है, इसमें सिर्फ 3 ऑप्शन है, माई सेल्फ, होस्ट पर्सन, होस्ट कंपनी। होस्ट पर्सन और होस्ट कंपनी उन लोगों के लिए है जिनका इनविटेशन बाहर से आता है, वो बाहर से इनविटेशन मंगवा रहे हैं। आप यहाँ पर आप खुद अपनी बैंक स्टेटमेंट लगा रहे हैं, आपके हस्बैंड कर रहे हैं, आपके भाई कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है, तो आप माई सेल्फ करेंगे। माई सेल्फ करने के बाद आप प्रोसीड, सेव एंड प्रोसीड पे चले जाएंगे। तो नाज़रीन, आपने पूरी वीडियो देखी और वीडियो देखने के बाद आपको अब एहसास हो गया होगा कि आपने तुर्की का वीज़ा किस तरह अप्लाई करना है, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और इसमें टोटल कितना टाइम वगैरह लगता है। हम लोगों ने काफ़ी डिटेल के साथ ये तमाम की तमाम तफसीलात जो हैं वो आपके साथ शेयर की हैं। इसके बावजूद अगर आपको किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए हो या किसी किस्म की कोई मालूमात चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। इसके अलावा आप वहाँ कमेंट्स में जा सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जो ही आपका कमेंट हमारे पास आए तो हम लोग फौरी तौर पर उसका जो है वो जवाब दे सकें। तुर्की की आज बात की, नेक्स्ट टाइम जो हमारी वीडियो होगी वो यूरोप के हवाले से होगी कि यूरोप के अंदर आप सबसे ईजीएस्ट वे और लीगली किस तरह से एंटर हो सकते हैं और वहाँ पे तमाम डॉक्यूमेंटेशन और किस तरीके से जो वहाँ की सोजोर्नो है, जो कार्ड है, रेजिडेंस कार्ड है, वो किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन जो है उसको दबाएं ताकि हमारी आइंदा जितनी भी वीडियोज़ हों वो आप तक बर वक्त जो है वो पहुँच सकें।